गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन का पालन करते हुए समय का सदुपयोग करते होंगे, कुशल मंगल होंगे और सरकार द्वारा एडवाइजरी जो दी गई है उसका पालन जरूर कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो बात करना चाहते हैं बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक है। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके समक्ष, वो है लिबरलिज्म। ये राजनीतिक विज्ञान में अवधारणाएं हैं। आप जितना सोचोगे, जितना समझोगे, उतना ही दिमाग आपका क्या हो जाएगा, विकसित होता रहेगा। देखो, राजनीतिक विज्ञान में एक मोटिवेशन कोड भी है प्यारे विद्यार्थियों। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि साहब मेरे तो अच्छे नंबर नहीं थे। जब जागो तभी सवेरा है प्यारे विद्यार्थियों। आप जब लक्ष्य के तरफ बढ़ जाओगे, वास्तव में आपको ऐसा जिंदगी महसूस होने लग जाए कि वास्तव में अपन जी रहे हैं। देखो, जिंदगी किसे कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं और अंदाज लगाते हैं कि वास्तव में देखो, असफलता सबको मिलती है। असफलताओं के बाद अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए, असफलताओं के बाद यानी दोबारा क्या करोगे, सपना देखोगे और देखने का जो हौसला है आपके अंदर दोबारा वो कार्य करने का है, वही क्या कहलाती है, जिंदगी कहलाती है। सही मायनों में असफल होना नहीं, गलत करना नहीं है, गलत कार्यों को सुधार करना है। तो असफल कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप फिर से सफल हो जाओगे। वास्तव में आप में लड़ने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, वास्तव में वो असली लाइफ कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों। चलो अपन चर्चा करते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो आपका पॉइंट है, आपका आज विशेष मुद्दा है उदारवाद, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म आपका जो पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों। उदारवाद एक अंग्रेजी का पर्याय लिबरलिज्म है, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और जिसका अर्थ है स्वतंत्र। ये लिबरलिज्म शब्द है वो अंग्रेजी का पर्याय है, अंग्रेजी का शब्द है प्यारे विद्यार्थियों। ये लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म। ये अंग्रेजी का लिबरलिज्म शब्द है, वो किस शब्द से बना है, वो लिबर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, लिबर, LIBER, LIBER। ये लीबर शब्द से बना है। इस लीबर शब्द का अर्थ क्या है, तो लीबर शब्द का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र, फ्रीडम होता है एक तरह से। तो ये उदारवाद एक कैसी अवधारणा होंगी, इसमें बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उदारवाद है, मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, समाजवाद है। तो उसमें पहली अवधारणा है आपके समक्ष लिबरलिज्म, उदार प्रवृत्ति। उदार का मतलब थोड़ा सा ढील देना ही ना, और व्यक्तियों को का समाज में स्वतंत्रता दे देना, बिल्कुल लिबर है ये व्यक्ति, अपने लिबर है। तो ऐसे ही अपन जो शब्द बना है लिबरलिज्म, वो किस अर्थ में बना है, स्वतंत्र, यानी किसी कार्य से क्या देना, उसको मुक्ति दे देना प्यारे विद्यार्थियों, मुक्त कर देना, उसको स्वतंत्र दे देना, फ्रीडम दे देना, ये आपका लिबरलिज्म है। अतः उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और राज्य की सीमितता पर क्या दिया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है, लिबरलिज्म दो बातें निकल के आती हैं। वो दो बातें कौन सी हैं, एक तो व्यक्ति को क्या दे दो, व्यक्ति को क्या देना, स्वतंत्रता देना, ठीक है। और दूसरा कार्य नजर आता है राज्य के कार्य सीमित करना, राज्य के कार्य क्या करना, सीमित करना। ये दो बातें आपको नजर आती हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो व्यक्ति को स्वतंत्रता देना और एक है राज्य के कार्यों को क्या करना, सीमित करना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये लिबरलिज्म है, ये उदारवाद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी लिबरलिज्म की परिभाषा आपको पूछ ले तो क्या परिभाषा, देखो, उदारवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है और राज्य के कार्यों में सीमितता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। व्यक्ति को स्वतंत्र दिया जाता है और राज्य के कार्यों में क्या दी जाती है, सीमितता दी जाती है। ऐसी विचारधारा क्या है, उदारवाद है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अर्थ इसका आपको स्पष्ट कर दिया है और परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है, बिल्कुल सरल और इजी शब्दों में प्यारे विद्यार्थियों।
अब उदारवाद के उदय के कारण क्या हैं, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण आपको नजर आते हैं। तो उदारवाद की उत्पत्ति किन कारणों के आधार पर हुई? उदारवाद की उत्पत्ति के कारण, क्या कारण है कि उदारवाद की उत्पन्न हुआ? पहला कारण आपको नजर आएगा उदारवाद के कारण है तो मध्यकालीन व्यवस्था में राज्य और चर्च की अव्यवस्था के कारण निम्न आंदोलन हुए और उदारवाद की उत्पत्ति हुई। पहली बात तो है मध्यकाल में ऐसे कुछ आंदोलन हुए जिसमें राज्य और चर्च के में क्या हुआ, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और इसके बाद उदारवाद की क्या होती है उत्पत्ति। तो पहली है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन हुआ, उससे उदारवाद की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। पहला कारण यह ही कि सामंतवाद का पतन होना उदारवाद को उत्पन्न करना है। एक है निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। निरंकुशवाद के विरुद्ध क्या है, प्रतिक्रिया। जब सामंतवाद का पतन हुआ और निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लग गई तो उदारवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। और तीसरा कारण आपको बनता है पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन ये भी एक अच्छा बिंदु बनता है। एक पॉइंट बनता है पुनर्जागरण का मतलब यहां पर नए युग की शुरुआत है। धर्म सुधार आंदोलन। एक बिंदु यह बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि औद्योगिक क्रांति व पूंजीवाद वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति व पूंजीवाद का उदय, ये बहुत सारे कारण आपके समक्ष मैंने नोट डाउन किए हैं जिनके कारण क्या है, उदारवाद का क्या है, उदय हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इस तरह से ढलान हो जाता है लिखने में। पहला पॉइंट है कि सामंतवाद का पतन हुआ और इस सामंतवाद के पतन के कारण किसका उदय हुआ, उदारवाद का उदय हुआ। सामंतवाद में ऐसा है कि एक शासक हुआ करता था और ये साधारण जनता थी। इसके बीच में एक कार्य करने वाला जो था वो मीडिएटर हुआ करता था, मध्यस्थ होता था। इस मध्यस्थ जो कार्य करता था उसको अपन कहते थे सामंत। इस सामंत का क्या हो गया, पतन हो गया। जब सामंत का पतन हो गया तो उदारवाद अपने आप निखर कर सामने आने लग गया, क्योंकि शासक कभी भी आपको क्या नहीं देता है, दंड नहीं देता है, वो स्वतंत्रता देना चाहता है। ये अपना नियंत्रण रखते थे सामंत। दूसरा है निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जो तानाशाही तंत्र था उसके सामने जनता सीधे रूप में जाने लग गई, प्रकट होने लग गई। तो जब शासक गलत होता था तो वापस में उसको हटा देते थे, जनता सही निर्वाचन करती थी, जनता राजा का। एक है पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ तो कहने का मतलब है जो गलत कार्य होते थे, यानी राज्य का उदय होने लग गया। चर्च में जो आप लोग अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपराओं में नया सुधार का एक आंदोलन युग हुआ। तो जब यह आंदोलन होता है 14वीं शताब्दी में तो नए युग का प्रारंभ हुआ और उदारवाद की क्या हुई, उत्पत्ति। एक धर्म सुधार आंदोलन का मतलब मैं बता ही रहा हूं कि वास्तव में धर्म की जो परंपराएं थी उन पर गौर करने लग गए, तर्क वितर्क होने लग गए, तो उदारवाद का क्या होता है, उदय होता है। एक है औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय होने लग गया। जब क्रांति हुई 16वीं शताब्दी में और पूंजीवाद अपन को स्पष्ट रूप से नजर आने लग गया तो यह क्या हुआ, उदारवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये तो है उदारवाद उत्पत्ति के कारण। उदारवाद सामंतवादी व्यवस्था के पतन और यूरोप की दो महान क्रांतियां हैं, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दो बातों से क्या होता है, उदारवाद का क्या होता है, जन्म होता है। और है
इनके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और अनेक पूंजीपति वर्ग का क्या होता है, वास्तव में उदय होता है, तथा अपने विकास के प्रथम चरण में उदारवाद ने पूंजीवादी पक्ष लिया, परंतु मार्क्सवादी सामंतवादी विचारधाराओं के डर से यह गरीबों के हितों पर बात करने लगा। वर्तमान में उदारवाद लोक कल्याण की अवधारणा का क्या है, प्रबल समर्थक है। वर्तमान में, पहले तो शुरू में इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन वास्तव में उदारवाद का जो प्रभाव है वो जनता के कल्याण की बात करता है। शुरू में वास्तव में इसने बहुत सारा कार्य जनता के कल्याण की बातों को देखकर किया। एक यहां पर है, प्रारंभिक समय में उदारवाद का स्वरूप नकारात्मक था, उसे चीर सम्मत शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। इसके प्रवर्तक जॉन लोक हैं। इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, राज्य को व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही। इस विचारधारा का समर्थन बहुत सारे विद्वानों ने किया। हालांकि इस उदारवाद का जो जनक माना जाता है, उदारवाद का जनक है प्यारे विद्यार्थियों, कौन है? जॉन लोक। जॉन लोक है, ये एक समझौतावादी विचारधारा में आपके सामने नाम आता होगा जॉन लोक का, कि समझौतावादी विचारक हैं वो जॉन लोक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी बातें आपको मैंने बताई, उसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि उदारवाद के समर्थक कौन कौन हैं। उसमें जर्मी बेंथम थे, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, अल्बर्ट स्पेंसर आदि ने किया। 19वीं शताब्दी जे.एस. मिल ने उदारवाद का सकारात्मक प्रस्तुत किया, जिसके समर्थन लास्की, मेकाय और रिची आदि हैं। उदारवाद के विकास के विभिन्न चरणों में निम्न क्रांतियों का भी योगदान रहा है। तो बहुत सारे विद्वान हैं उदारवाद के समर्थक में हैं, उसमें दो बातों का ध्यान रखना उदारवाद में, एक तो नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो नकारात्मक विचारक अलग हैं और सकारात्मक विचारक अलग हैं। तो सकारात्मक विचारक और नकारात्मक विचारक हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नकारात्मक विचारधारा है उदारवाद की, उसके समर्थक हैं जर्मी बेंथम, एडम स्मिथ, एक है जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। जबकि सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किसने किया? जे.एस. मिल ने किया। जे.एस. मिल के बाद सकारात्मक उदार का उदय हुआ। लास्की, मेकायर, रिची है। लास्की हैं, मेकाइवर हैं और एक विद्वान है रिची। और जॉन लॉक तो उदारवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये विचारक हैं जो उदारवाद की बात करते हैं। कुछ विचारक नकारात्मक उदारवाद की बात करते हैं, कुछ विचारक सकारात्मक उदारवाद की बातें करते हैं। इन पर मैंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रांति का प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आप इन विचारकों का नाम नोट डाउन करते हैं या स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जिसकी वो हैं आपके कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जिनका कहीं ना कहीं उदारवाद पर प्रभाव देता है। एक तो इंग्लैंड की क्रांति है, एक हुई इंग्लैंड की क्रांति। ये इंग्लैंड की क्रांति 1600, ये सन है इसकी, 1688 में हुई, जिसने व्यक्तिवाद पर बल दिया। व्यक्तिवाद पर क्या दिया भाई? बल दिया। दूसरी एक क्रांति होती है, वो होती है अमेरिका की क्रांति 1776 में। अमेरिका की क्रांति और होती है 1776 में। इसने किस बात पर बल दिया? इसने अधिकारों पर बल दिया। किस पर? अधिकारों पर बल दिया। अधिकारों पर बल दिया। एक क्रांति और होती है पहले विद्यार्थियों, जिसका नाम है 1700 फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और इसने जो बात कही वो बात है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर बल दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर क्या दिया? बल दिया।
तो कहने का मतलब है कि इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई, अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। इनके अलावा भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, लेकिन इनका प्रभाव उदारवाद पर दिखाई देता है। तो व्यक्तिवाद पर बल दिया, अधिकारों पर बल दिया, स्वतंत्रता समानता पर क्या दिया, फ्रांस की क्रांति ने बल दिया। ये भी आपको ध्यान रखने कि उदारवाद के किन किन क्रांतियों का प्रभाव है, जिसने अलग अलग बातों पर क्या दिया है, बल दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। 3 क्रांतियां हैं। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 में व्यक्तिवाद पर बल देती हैं। दूसरी अमेरिकी क्रांति 1776 में अधिकारों पर बल देती है। एक क्रांति है फ्रांस की क्रांति 1789 स्वतंत्रता समानता बंधुता पर क्या देती है, बल देती है। तो ये आपको ध्यान रखने ही है प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं बात करना चाहता हूं कि उदारवाद की विशेषता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। तो देखो उदारवाद की प्रकृति, उदारवाद की प्रकृति, इसकी प्रकृति कह दूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, या इसकी सिद्धांत कह दूं, प्रकृति सिद्धांत, या मैं इसको ये बोल सकता हूं उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इसकी जो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, पहली विशेषता है उदारवाद की, वो है व्यक्ति के विवेक में विश्वास। व्यक्ति के विवेक में विश्वास, ये बिंदु आपको समक्ष है। व्यक्ति के वास्तव में व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और वो अपने विवेक में क्या रखता है, आस्था रखता है। और व्यक्तियों ने अपने विवेक के द्वारा ही राज्य जैसी संस्थाओं का क्या किया है, निर्माण किया है। तो वास्तव में व्यक्ति जिसने विवेक है, विवेकशीलता पाई जाती है, उसने राज्य का निर्माण किया है। तो ये उदारवाद पहली बात मानता है कि वास्तव में व्यक्ति में विवेक है और उसका उदय किस आधार पर हुआ है, व्यक्ति की विवेकशीलता पर हुआ है। एक है राज्य उत्पत्ति के कारण सहमति। राज्य उत्पत्ति, जो राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति का कारण क्या है, सहमति है कि राज्य की उत्पत्ति किस कारण से हुई है। राज्य सभी लोगों ने एक सहमति पत्र दिया और उदारवाद के अनुसार व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता कर अपने अधिकार राज्य को सौंपे और आपसी सहमति से राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि मैंने कहा कि ये जॉन होब्स लोग 3 विचारक हैं, वो समझौतावादी विचारक हैं। एक विचारक का नाम है होब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों ही विचारक क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये समझौतावादी विचारक हैं। ये समझौतावादी विचारक हैं तीनों। इन तीनों विचारकों ने समझौते के आधार पर माना है कि राज्य की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कहीं ना कहीं आपस में समझौता हुआ, चाहे समझौता 1 हो या 2 हो। तो समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। व्यक्ति, नेक्स्ट बिंदु है, व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते पर आधार है। व्यक्ति और राज्य, यानी व्यक्ति और राज्य का संबंध, राज्य का संबंध, व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौते पर आधारित है। व्यक्ति और राज्य का संबंध किस पर आधारित है, एक समझौता हुआ, उस समझौते पर क्या है, आधारित है। किसका, व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है वो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं क्या है, एक समझौते के आधार पर बना हुआ है। एक है कानून क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में आपके जो लॉ हैं, कानून क्या होते हैं, सर्वोच्च। तो ये उदारवादी जो विचारधारा है वो कानून को सबसे ऊपर मानती है, कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत में क्या रखती है, विश्वास रखती है।
तो उदारवादियों का मानना है कि देश का संविधान या कानून ही सर्वोच्च है, उसका उल्लंघन न तो नागरिक कर सकते हैं और न ही राज्य। तो अपने आप में जो कानून है राज्य का वो सर्वोच्च है प्यारे विद्यार्थियों, ना तो उसका उल्लंघन आप कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है, और ना ही खुद राज्य कर सकता है, क्योंकि भारत में भी क्या है, संविधान सर्वोच्च है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर सर्वोच्च क्या है, संविधान है। ऐसे ही कानून क्या माना गया है, सर्वोच्च माना गया है। एक सीमित सरकार की बात करते हैं। सीमित सरकार यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो सीमित है प्यारे विद्यार्थियों, और क्योंकि उदारवादियों का मानना है कम से कम शासन करने वाली सरकार या अच्छी सरकार होती है, राज्य के कार्य सीमित ही होने चाहिए, यानी सरकार को कम से कम कार्य करने चाहिए। सरकार के कार्यों की सीमितता की बात करते हैं, व्यक्ति के कार्यों में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये पॉइंट भी उदारवादियों की विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों, कि राज्य को कभी भी किसी के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसके कम से कम कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूं, स्वतंत्रता में विश्वास। स्वतंत्रता में विश्वास बड़ा ही अच्छा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता में विश्वास। पहली बात, लिबरलिज्म, जो लिबर शब्द से बना था उसका अर्थ ही क्या होता था, स्वतंत्र या मुक्ति होता था। और वास्तव में उदारवादियों की यह पहली मान्यता भी इसी में निहित है कि स्वतंत्रता में विश्वास, उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जिसका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप कभी भी नहीं करना चाहिए। सातवां पॉइंट आपके समक्ष है कि आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता। आर्थिक क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उदारवादियों ने मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को क्या है, अपने आप कमाने की स्वतंत्रता हो, आजादी होनी चाहिए। कोई किसी के कार्यों में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वह व्यक्ति अपने कार्य सुदृढ़ रूप से करेगा। और एक अधिकार दिया, वो आठवां अधिकार है व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी उदारवादियों की विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों, कि व्यक्ति को जितनी चाहे वो निजी संपत्ति क्या कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। उदारवादियों ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना ही चाहिए। और एक बात कही है, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन, यानी इसने प्राकृतिक अधिकारों के समर्थन की भी क्या कही है, बात कही है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक अधिकारों पर भी इसने बल दिया है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनकी बात कही है। और सीमित राज्य का सीमित सरकार हो गई। तो ये बहुत सारी बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनकी अपन ने बात की है। उदारवादियों की जो प्रकृति या सिद्धांत या विशेषता है, वो विशेषता मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कराई है, जिनकी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर उदारवाद को समझना है, उसकी प्रकृति को समझना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ये सारे बिंदु हैं, आप इनको नोट डाउन करें। एक एक व्याख्या अपन को ध्यान रखनी है। पहली बात है, फिर बात करेंगे उदारवाद के प्रकार, जिसमें दो प्रकार होंगे, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद अपनी विचारधारा में सबको स्वतंत्रता देने की बात करता है, और सकारात्मक उदारवाद है वो सीमित स्वतंत्रता की क्या करता है, बातें वकालतें करता है। ये विशेषताएं हैं प्यारे विद्यार्थियों जो अपन को ध्यान रखनी है। पहली विशेषता ये ध्यान रखनी है कि लिबरलिज्म लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र होता है, मुक्ति होते। उदारवाद का बात की मैंने बात की, उदारवाद की जो विचारक हैं वो जॉन लॉक हैं, समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों हैं, जबकि इसके जनक कौन हैं, जॉन लॉक हैं इसके जनक।
बात करूं उदारवाद की, तो उदारवाद के समर्थकों में नकारात्मक उदारवाद के जर्मी बेंथम हैं, एडम स्मिथ हैं, जबकि सकारात्मक में जेएस मिल हैं। और जो बात की उसने, तो जेएस मिल इसने सकारात्मक उदारवाद की व्याख्या की है। और मैं बात करना चाहूं यहां पर कि उदारवाद की प्रकृति, सिद्धांत या विशेषता क्या है। तो पहली बात है, व्यक्ति के विवेक में क्या है, विश्वास है कि व्यक्ति वास्तव में विवेकशील प्राणी है, उसको अपनी सोच समझ के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसने अपने विवेक से ही क्या किया है, राज्य का निर्माण भी किया है। राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या माना है, सहमति माना है, एक समझौता माना है कि वास्तव में उदय क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य के लोगों में आपस में कहीं ना कहीं समझौता हुआ है, नागरिकों में, उसके बाद ही राज्य का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। एक व्यक्ति और राज्य में कहीं ना कहीं आपस में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। ये समझौतावादी जो विचारक हैं ये भी यही बात क्या कहते हैं, स्पष्ट करते हैं। एक है राज्य के कानून क्या माने जाते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं। कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत का क्या किया है, उदारवाद ने समर्थन किया है। सीमित सरकार का समर्थन भी किया है कि आपकी सरकार है वो सीमित होती है, उसमें कहीं कतई कोई बुराई नहीं होती। राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है, राज्य के कार्यों में कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगी, अपना कार्य कम से कम ही रखेगी। एक है स्वतंत्रता में विश्वास, व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वतंत्रता में विश्वास होना ही चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है कि आर्थिक क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिए। आर्थिक प्रतिबंधों की कोई व्याख्या नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता, जित व्यक्ति जितना चाहे उतना कमा सकता है, इसका मतलब है व्यक्तिगत संपत्ति का क्या देता है, अधिकार देता है। तो उदारवाद व्यक्तिगत यानी निजी संपत्ति की बात करता है कि व्यक्ति चाहे जितना कमाए, इसमें कोई कतई बुराई नहीं है। और एक है प्राकृतिक अधिकारों का क्या करता है, समर्थन करता है। हालांकि प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या सभी विद्वानों ने की है, लेकिन जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, LLP, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ है जीवन का अधिकार है, लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार है, और प्रॉपर्टी निजी संपत्ति का अधिकार है। LLP की बात की है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की है। तो ये अपन ने जो व्याख्या की है वो उदारवाद की है। आगे उदारवाद का ये उदारवाद का भाग नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों। उदारवाद का जो दूसरा भाग होगा, उदारवाद में अपन पढ़ेंगे उदारवाद के प्रकार, जिसमें परंपरागत उदारवाद, चिरसम्मत या नकारात्मक उदारवाद, एक पढ़ेंगे आधुनिक उदारवाद यानी सकारात्मक, और फिर पढ़ेंगे उदारवाद की आलोचना, और उसमें आपस में तुलना की बात करेंगे कि वास्तव में उदारवाद क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। आप समय का सदुपयोग करते इनको स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, टुकड़ों में नहीं मिलकर कभी कभी मैं एक साथ भी सेंड कर देता हूं 2 वीडियो की, तो ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं किया। आप इसको बार बार देखें, बहुत अच्छी विचारधारा है, समझ में आई होगी। आशा कर रहा हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर किया करो प्यारे विद्यार्थियों, जिससे हमारे को एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करना हूं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।